नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने से पूर्व हम द्वितीय विश्व युद्ध के काल में प्रारंभ हुए और आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करने वाले शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, शस्त्रों से नहीं बल्कि गैर शस्त्रीय आधार पर लड़ा जाने वाला एक प्रकार का भीषण तनाव है या असंतोष और परस्पर विरोध की एक प्रबल स्थिति है। D.F. फ्लेमिंग ये मानते हैं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और इसके माध्यम से विचारों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। विचारों को नियंत्रित करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग करते हुए जो युद्ध समर क्षेत्र में नहीं बल्कि विचारों के आधार पर लड़ा जाता है या विरोध प्रदर्शन किया जाता है, वो शीत युद्ध कहलाता है। ग्रीव्स भी यही मानते हैं कि ये एक प्रकार का कूटनैतिक युद्ध है जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई जो है उसका प्रयोग किया जाता है। शत्रु को अकेला करके आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक समस्त आधारों पर उसे कमजोर करना, ये एक प्रकार की कूटनीति शीत युद्ध की होती है। KPS मेनन जो है वो इसको और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के बारे में अपने विचार रखते हुए समझाते हैं कि शीत युद्ध, जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं का युद्ध है, दो पद्धतियों का युद्ध है, दो गुटों का युद्ध है, दो राज्यों का युद्ध है। और जब ये अपने चरम सीमा पर पहुंचा तो ये दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर उग्र संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त हुआ। KPS मेनन इसको और स्पष्ट करते हुए ये मानते हैं कि जब संघर्ष उग्र रूप में स्पष्ट अभिव्यक्त हुआ तो जब विचारधाराओं के स्तर पे था तो ये विचारधाराएं थी पूंजीवाद और साम्यवाद। पद्धतियों के स्तर पर जब ये तनाव था तो ये पद्धतियां थी संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र। जब गुटों के स्तर पर शीत युद्ध अभिव्यक्त हुआ तो ये गुट थे नाटो और वारसा। राज्य के स्तर पर जब शीत युद्ध अभिव्यक्ति लेता है तो ये अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध था। और जब व्यक्ति के स्तर पर था तो जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस, इन दो के मध्य वैचारिक तनाव, संघर्ष उग्रता के रूप में अभिव्यक्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक ये दोनों पक्ष, सोवियत संघ और अमेरिका, परस्पर एक सामान्य शत्रु होने के कारण तालमेल बैठाकर युद्ध की क्रिया में भाग ले रहे थे। लेकिन कुछ युद्ध के काल में ही कुछ ऐसे कारण हुए जिन कारणों से मनमुटाव बढ़ता गया और जैसे ही अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के काल में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डमेंट किया, अणुबम का प्रयोग किया, उसके साथ ही इनकी मित्रता समाप्त हो गई दोनों पक्षों की और बिल्कुल स्पष्ट रूप में परस्पर विरोधी रवैये के साथ अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आए। शीत युद्ध, जैसा कि अभी हमने देखा, ये सिर्फ कागज के गोलों से लड़ा जाने वाला, प्रचार प्रसार की कूटनीति से विरोध प्रदर्शित करने वाला, विचारों पर नियंत्रण स्थापित करने वाला, जहाँ तक संभव हो सामरिक या युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाने वाला बल्कि समाचार पत्रों से, प्रचार सामग्री से, मीडिया से, संधि समझौतों से अभिव्यक्त होने वाला एक प्रकार का वैचारिक तनाव है। इसकी विशेषताएं हैं शीत युद्ध की कि द्वितीय विश्व युद्ध के नकारात्मक परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का जन्म हुआ है। इसलिए शीत युद्ध में बदले की भावना सर्वोपरि है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना सर्वोपरि है,
परस्पर वैचारिक रूप में एक पक्ष दूसरे पक्ष को पर आधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा में सक्रिय है, तो ये कार्यवाही एक प्रकार से राजनीतिक युद्ध है, ये सामरिक युद्ध नहीं है। शीत युद्ध राजनीतिक और कूटनीतिक युद्ध है, ये सामरिक युद्ध नहीं है। सामरिक युद्ध की संभावना जरूर इस शीत युद्ध की प्रक्रिया में शामिल है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वस्तुतः प्रथम क्षेत्र में, प्रथम स्तर पर शीत युद्ध राजनीतिक और कूटनीतिक युद्ध है, जिसमें बदले की भावना सर्वोपरि है और जो संचार साधनों और माध्यमों का खुलकर पूर्ण सशक्तता के साथ प्रयोग करता है। इसी प्रकार शीत युद्ध को अगर हम समझें तो शीत युद्ध दो प्रतिद्वंदियों के बीच उग्र तनावपूर्ण स्थिति का सूचक माना जाता है। शीत युद्ध दो प्रतिद्वंदियों के बीच की जो वैमनस्य की तनाव की स्थिति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए दोनों पक्ष जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं या स्वीकार करते हैं, उन समस्त प्रक्रियाओं से अभिव्यक्त होने वाली एक वैचारिक तनाव की स्थिति है, और जिसमें दोनों प्रतिद्वंदी पक्ष असीमित प्रचार प्रसार की नीति का प्रयोग करके अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, शत्रु पक्ष को अकेला करने के लिए समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। शीत युद्ध को हम और अभी स्पष्ट रूप से देखना चाहें तो हम ये मान सकते हैं कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध है, वचनों से, क्योंकि ये वैचारिक आधिपत्य स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। तो शीत युद्ध वाक युद्ध है, ये शस्त्रों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि बातचीत से, आलोचना से, उग्र वक्तव्यों से लड़ा जाने वाला युद्ध है। तो शीत युद्ध में शक्ति का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शक्ति का दिखावा, शक्ति का प्रचार प्रसार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति जब सामरिक युद्ध होता है, शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध जब संचालित हो रहा है, तो उसमें शक्ति प्रत्यक्ष होती है, प्राथमिक स्तर पर होती है। लेकिन शीत युद्ध क्योंकि वाक युद्ध है, ये प्रचार प्रसार के साधनों के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध है, ये विचारधाराओं में परस्पर नियंत्रण स्थापित करने वाला युद्ध है, जो मूलतः राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त होता है, इसलिए राजनीतिक युद्ध है। तो शीत युद्ध में शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष और पहल के रूप में नहीं होता, बल्कि इसमें शक्ति का प्रसार, उसका दिखावा अधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शीत युद्ध के अंतर्गत जासूसी, गुप्त समझौते, संधियां, सैनिक गठबंधन, इन सब के माध्यम से शत्रु को अकेला करने की कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि जब शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी था, उस समय अनगिनत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटी बड़ी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सैनिक, गैर सैनिक, अनेकों प्रकार के संधि, समझौते और संधियां आदि की गई। तो परस्पर जासूसी करके कमजोर करना शत्रु को, गुप्त समझौते संपादित करके सामरिक लक्ष्य की पूर्ति या प्राप्ति के संदर्भ में अपने आप को मजबूत बनाना, सैनिक संधियां स्थापित करना और सैनिक गठबंधन, अपने मित्र देशों के साथ मिलकर सैनिक गठबंधन करना, और ये परस्पर प्रतिद्वंदी आधार पर संपादित हुई। एक पक्ष ने सैनिक गठबंधन किया तो दूसरे पक्ष ने उसका जवाब देने के लिए अपना एक सैनिक गठबंधन तैयार किया। इस तरह से परस्पर एक दूसरे के साथ संधि और समझौते की प्रक्रिया से अपने वैचारिक तनाव और उग्रता को बढ़ावा दिया जाता है। तो शीत युद्ध इस प्रकार से एक ऐसी प्रवृत्ति हो गई जो किसी भी रूप में अपने आप को संधि, समझौतों या अन्य प्रक्रियाओं के आधार पर मजबूत बनाकर शत्रु के विचारों पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके समस्त
निर्णयात्मक चैनल्स जो हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ये भावनाओं से, विचारों से और इन्हीं की पृष्ठभूमि पर लड़ा जाने वाला युद्ध है। इसलिए शीत युद्ध, क्योंकि एक वैचारिक युद्ध है, इसलिए ये मनोविज्ञान, मनोभाव और विचारों के आधार पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया के लिए समस्त संचार साधनों का, प्रचार प्रसार की नीति का, शक्ति के विस्तार का, संधि संगठनों का, अखबार और अन्य जो मीडिया संचार के साधन हैं उनका प्रयोग करके अपने आप को सशक्त रूप में स्थापित करने की चेष्टा है। और ये चेष्टा एक पक्ष ही नहीं करता, बल्कि शीत युद्ध में शामिल दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर इसी प्रकार की क्रियाओं का या इसी प्रकार की चेष्टाओं का पालन करते हैं। शीत युद्ध के यदि हम कारण देखें तो कारणों के आधार पर सबसे पहली बात है कि शीत युद्ध में, जैसा कि अभी हमने देखा कि दो विचारधाराएं, दो पद्धतियां, दो जीवन दर्शन, दो गुट और दो व्यक्तियों के मध्य तनाव के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसके जो दो गुट हैं, पहला सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, और दोनों गुटों में इनके समर्थक देश जो हैं वो शामिल हैं। अब शीत युद्ध के कारणों में हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि अमेरिका और उसके समर्थक गुट वाले जो देश हैं वे सोवियत संघ पर आरोप लगाते हैं कि सोवियत संघ की संकुचित नीतियों के कारण शीत युद्ध उजागर हुआ या शीत युद्ध प्रत्यक्ष हुआ। सोवियत संघ ये मानता है कि सोवियत संघ की इतनी गलती नहीं है जितनी अमेरिका और उसके समर्थक गुट की है, क्योंकि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके पश्चात इस प्रकार की संकुचित नीतियां अपनाई जो सोवियत संघ के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए विरोधी के रूप में सोवियत संघ सामने आया। तो पहला पक्ष है कि अमेरिका ने सोवियत संघ पर आरोप लगाया कि सोवियत संघ ने याल्टा समझौते की अवहेलना की है और इस समझौते की अवहेलना करते हुए पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव करवाने में बाधा डालने का कार्य सोवियत संघ की सरकार ने किया। सोवियत संघ ने पोलिश जनता पर अपनी लुबनिन सरकार को जबरदस्ती थोपने का या लादने का प्रयास किया। इसी तरह याल्टा समझौते की अवहेलना करते हुए सोवियत संघ ने लोकतांत्रिक दल के जो सदस्य हैं उनको बंदी बना लिया। हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सभी पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत संघ ने, अमेरिका के अनुसार सोवियत संघ ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया और यहाँ पर युद्ध संबंधी अपने गतिविधियां जो हैं वो जारी रखते हुए साम्यवादी प्रभाव को जबरदस्ती बढ़ाने की चेष्टा की। साथ ही साथ अमेरिका ये भी आरोप लगाता है कि जर्मनी के आत्मसमर्पण से पूर्व ही सोवियत सेना ने यूनान के उत्तर में साम्यवादी सरकार का जबरन निर्माण कर दिया और उसकी स्थापना कर दी। तो जब समझौतों में यह निश्चित हो चुका था कि इन सभी देशों में स्वतंत्र रूप में सरकार निर्माण की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी, अमेरिका ये आरोप लगाता है कि सोवियत संघ ने इन सभी देशों में याल्टा समझौते का उल्लंघन करते हुए सैनिक गतिविधियां जारी रखी, साम्यवादी सरकार की स्थापना करने के लिए अपनी जो कूटनीति है उसका बिल्कुल दबाव नीति के रूप में और बहुत उग्रता के साथ उसका प्रयोग किया। साइबेरिया में जो मित्र राष्ट्र हैं इनको सैनिक अड्डा देने में भी सोवियत संघ ने किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं की। इसी प्रकार मंचूरिया में सोवियत जो सेनाएं थी इन्होंने राष्ट्रवादी सेनाओं को प्रवेश ही नहीं दिया, उनको प्रवेश से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो ये इस प्रकार की नीतियां थी जो याल्टा समझौते के बिल्कुल विपरीत थी, इसलिए अमेरिका ने सोवियत संघ का विरोध किया।
सोवियत सेनाएं जो हैं वो किसी भी कीमत पर ईरान से हटने के लिए तैयार नहीं थी। युद्ध की स्थिति में युद्ध समाप्त होने के बाद भी सोवियत सेनाओं ने ईरान पर अपने आधिपत्य को छोड़ा नहीं, बल्कि और कहना चाहिए दबावपूर्ण आधार पर अपने प्रभाव का प्रयोग करता रहा। इसी प्रकार टर्की पर सोवियत संघ का दबाव बना रहा और अमेरिका विरोधी जितना भी प्रचार अभियान था उसमें पहल का कार्य अमेरिका के अनुसार सोवियत संघ ने किया। सोवियत संघ ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को आधार बनाकर प्रत्येक मंच से अमेरिका के विरुद्ध प्रचार अभियान को जारी रखा। इसी प्रकार सोवियत संघ पर अमेरिका ये भी आरोप लगाता है कि सोवियत संघ ने जर्मनी पर आर्थिक बोझा लादने का कार्य किया, क्योंकि जो भी द्वितीय विश्व युद्ध के काल में संधि समझौते हुए उन समझौतों की पालना में अमेरिका के अनुसार सोवियत संघ हमेशा एक अवरोध या बाधा बनाता रहा। जर्मनी समझौते के जो जर्मनी से संबंधित जो समझौता हुआ था सेटलमेंट का, उस समझौते का गंभीर उल्लंघन अमेरिका के अनुसार सोवियत संघ ने किया। हजारों जर्मन लोगों को सोवियत संघ ने बंदी बना लिया, उनको सोवियत संघ भेजा। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का जो गैप है वो बढ़ गया, उनकी जो दूरी है वो इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण और बढ़ गई और जर्मनी को पृथक इकाई के रूप में सोवियत संघ ने मान्यता नहीं दी। तो अमेरिका ये मानता है कि सारा दोष जो है वो मूलतः सोवियत संघ का है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध के काल में और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विशेष रूप से जो संधि समझौते संपन्न हुए थे उन सब की पालना में अपने साम्यवादी हितों की प्रधानता को देखते हुए समस्त गतिविधियों को बहुत संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर बाधित किया, अवरोध उत्पन्न किया और इसलिए शीत युद्ध के रूप में ये दुष्परिणाम सामने आया। इसी प्रकार जून 1938 के लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी और पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी मार्ग जो हैं वो जर्मनी के पूर्वी जर्मनी के वो बंद कर दिए। ये एक ऐसा प्रयास था जिसको अमेरिका ये कहता है कि यदि सोवियत संघ के बर्लिन समझौते का भी उल्लंघन किया सोवियत संघ ने तो उससे जर्मनी की समस्या एक बहुत कहना चाहिए हॉट पॉइंट या कारण बन जाता है दोनों देशों के बीच में तनाव और उग्रता को अभिव्यक्त करने का। तो सोवियत संघ ने बर्लिन से संबंधित पूर्वी यूरोपीय देशों से संबंधित जितने भी सेटलमेंट हुए थे, जो समझौते हुए थे, जो व्यवस्थाएं की जानी थी, उन सब की समझौते में सोवियत संघ ने आपत्ति नहीं की, लेकिन समझौते को जब लागू करने की प्रक्रिया आई तो अमेरिका और उसके समर्थक देशों का ये मानना है कि सोवियत संघ ने पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया, उल्टा विरोधी रवैया अपनाते हुए उसने रुकावटें पैदा की। इसी प्रकार सोवियत संघ में लगातार निषेधाधिकार का प्रयोग युद्धकालीन समझौतों को लागू करने की प्रक्रिया में सोवियत संघ ने किया और सोवियत संघ इस प्रकार से शांति व्यवस्था की युद्ध के उपरांत शांति व्यवस्था की स्थापना में एक बहुत बड़ी बाधा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में बहुत अनवरत रूप से शामिल दिखाई पड़ा। इसलिए अमेरिका ये मानता है कि अमेरिका में भी सोवियत संघ ने साम्यवादी गतिविधियों को गैर वैधानिक तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से प्रवेश करवाने की चेष्टा की, जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के बिल्कुल विपरीत है। तो ये ऐसे आरोप थे जो अमेरिका ने सोवियत संघ पर लगाए और अमेरिका ये मानता है कि इन कारणों से ही अपना बचाव करने की प्रक्रिया में अमेरिका को शीत युद्ध का पार्टनर बनना पड़ा। बाकी अमेरिका किसी भी प्रकार से ऐसा तनाव नहीं चाहता। अब क्योंकि जैसा हमने देखा शीत युद्ध के दो पक्ष हैं और देशों के स्तर पर अगर हम देखें तो एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक देश हैं, दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थक देश हैं। सोवियत संघ ने भी अमेरिका पर आरोप लगाए हैं
और वो उसका ये मानना है कि मूल कारण शीत युद्ध को बढ़ावा देने का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न प्रकार का तनाव उत्पन्न जो हुआ है, इसका मूल कारण अमेरिका और उसकी नीति है। जैसे सोवियत संघ ये मानता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने में अमेरिका ने अनावश्यक विलंब किया, अकारण विलंब किया, क्योंकि जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा जो खोला जाना था, इसमें पश्चिमी राष्ट्र युद्धोत्तर विश्व में सोवियत संघ को पूर्णतः शक्तिहीन होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए सोवियत संघ ये कहता है कि अमेरिका ने द्वितीय मोर्चा बार बार अनुरोध करने पर, सोवियत संघ के बार बार अनुरोध करने पर भी अमेरिका ने द्वितीय मोर्चा खोलने में देरी की। और इस सामरिक युद्ध में सोवियत संघ पर जर्मनी कई बार हावी होते हुए देखा गया। तो इसलिए सोवियत संघ ये मानता है कि युद्ध के काल में ही द्वितीय मोर्चा खोलने में देरी करने का इंडिकेशन देके, संकेत देके अमेरिका ने ये जाहिर कर दिया कि उसके हित और उसके लक्ष्य और उसका जो सहयोग है वो सोवियत संघ के प्रति नहीं है। इसी प्रकार सोवियत संघ ये आरोप लगाता है कि जिन फासीवादी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में भयंकर उग्रता और नरसंहार हुआ, उन्हीं फासीवादी देशों के साथ अमेरिकी और पश्चिमी देशों की निकटता है। इटली, फ्रांस, जिनके फासिस्ट तत्वों के साथ संघर्ष था, पश्चिमी देश जो है वो अभी भी घनिष्ठ रूप में इनसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए युद्ध का जो आधार था वो आधार ही सोवियत संघ ये मानता है भेदभावपूर्ण था, पक्षपातपूर्ण था। एक सामान्य कॉमन रीज़न लेकर जब ये युद्ध में शामिल थे तो अमेरिका का ये व्यवहार एक प्रकार से उसका कहना चाहिए अवरोध दिखाता है। इसलिए युद्ध काल में अमेरिका ने सोवियत संघ को पर्याप्त सहायता नहीं दी, क्योंकि सोवियत संघ की ये मान्यता है कि युद्ध के काल से ही अमेरिका सोवियत संघ को बहुत कमज़ोर कर देना चाहता था, ताकि प्रतिद्वंदी के रूप में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहे, क्योंकि दोनों भिन्न विचारधाराओं वाले देश हैं। तो युद्ध काल में इसीलिए सोवियत संघ ये मानता है कि अमेरिका ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी। फिर एक सबसे बड़ा कारण जिसे हम इंस्टेंट रीज़न भी मान सकते हैं वो था अणु बम का रहस्य। अणु बम की उपलब्धि अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ही प्राप्त हो गई थी और अमेरिका के समर्थक देशों में से कई देशों को इसकी सूचना थी, लेकिन सबने अमेरिका और उसके समर्थक देशों के संबंध में सोवियत संघ ये मानता है कि अमेरिका ने जानबूझकर ये सूचना सिर्फ सोवियत संघ से छुपाई और इसे सोवियत संघ ने अपने विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश के रूप में लिया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, अगस्त 1945 में जब अणुबम का प्रयोग किया गया, तो ऐसा माना जाता है कि जिस दिन अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग किया उसी दिन अमेरिका और सोवियत संघ की मैत्री का अंतिम तार भी टूट गया और ये दोस्ती जो युद्ध काल में एक चाहे मजबूरी के रूप में या और किसी रूप में दिखाई पड़ रही थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। और उसके बाद अपना एक अंतिम और प्राथमिक किसी भी स्तर पे मान लीजिए एक लक्ष्य जो है वो सामरिक लक्ष्य सोवियत संघ ने अणु शक्ति के रहस्य को लिया और उसने ये प्रयास किया सोवियत संघ ने कि जितना जल्दी हो सके वो अणु बम के रहस्य को ढूंढकर और अपने ही क्षेत्र में सामरिक जो कहना चाहिए मजबूती है उसको स्थापित करेगा। इसी प्रकार सोवियत संघ का ये मानना है कि अमेरिका विकास के नाम पर जो लैंड लीज सहायता दिया करता था उसको जरूरत के समय पर एकाएक अमेरिका ने बिना किसी पूर्व नोटिस के बंद कर दिया। इसे भी सोवियत संघ ने अपने विरुद्ध एक प्रकार की कूटनीति माना। सोवियत विरोधी प्रचार अभियान अमेरिका ने एक प्रकार से संचार साधनों के माध्यम से इतना विस्तार पूर्वक किया कि सोवियत संघ इसको अपने विरुद्ध एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कूटनीति के रूप में लेने लगा। और फिर ये परस्पर विरोधी प्रचार
सोवियत संघ ने एक स्टेटमेंट दिया, अमेरिका ने उसका विरोध किया, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया, सोवियत संघ ने विरोध किया, और ये विरोध इतने व्यापक स्तर पर चलता गया कि संचार साधनों का प्रयोग ही शीत युद्ध के काल में परस्पर एक दूसरे की आलोचना करने और विरोध करने की नीति के रूप में किया जाने लगा। इसी प्रकार शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ ये मानता है कि शीत युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण था जिसने शीत युद्ध को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो था 5 मार्च 1946 का फुल्टन वक्तृत्व, फुल्टन का भाषण, चर्चिल का फुल्टन भाषण। और इस फुल्टन भाषण में चर्चिल ने कहा था कि हमें एक प्रकार की तानाशाही के स्थान पर दूसरे प्रकार की तानाशाही की स्थापना को रोकना चाहिए। ये स्पष्ट संकेत था सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध। इसलिए सोवियत संघ ये मानता है कि अमेरिका की सारी एजेंसी, सरकार, संगठन, उसके मित्र देश, सब सोवियत संघ और उसकी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के प्रयास में किसी भी मंच को छोड़ना नहीं चाहते थे, और अपना बचाव करने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिका से अपनी रक्षा करने के नाम पर सोवियत संघ ने जवाब देना उचित समझा, और इसी प्रक्रिया में शीत युद्ध बढ़ता गया। इसी प्रकार सार्वजनिक भाषण में अमेरिका के जो वाणिज्य सचिव थे हेनरी ए वेलेस, इन्होंने 1945 में ही 20 सितंबर 1945 में इनसे त्यागपत्र लिया गया। उसका कारण क्या था कि हेनरी ए वेलेस ने एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों की अपील की थी, जिसे अमेरिका ने बहुत अदरवाइज लिया, बहुत एक प्रकार का विपरीत अर्थ में लिया, और उन्होंने हेनरी ए वेलेस से सितंबर 1945 को त्यागपत्र लिया। ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण को सोवियत संघ ने अपने बहुत विपरीत समझा, बहुत विरुद्ध लिया, और उन्होंने सोवियत संघ ने ये मान लिया कि अब मैत्री की या परस्पर सौहार्द की या किसी कॉमन रीजन के लिए एकजुट होकर कार्य करने की मतलब लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं है, और इसलिए विरोध और प्रतिरोध और इस प्रकार की स्थिति में शीत युद्ध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रकार से हावी होता गया, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो दिशा और दशा है उसको बहुत विशेष रूप में प्रभावित करता रहा। धन्यवाद।